वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। हमारे 3 लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स पर हो चुके हैं और अब हम उसके आगे न्यूक्लियस पर चलेंगे। अभी तक हमने ये स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है न्यूक्लियस के, वो किस तरह बिहेव करता है जब एक से दूसरे उस पर जाता है, ऑर्बिट पे जंप क्यों करता है वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, मोटा मोटी हम सब जानते हैं, ब्रॉडली वी नो दैट द न्यूक्लियस has got nucleons, and in nucleons what we mean is neutron and protons। या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल चार्ज होता है। ये हमने न्यूक्लियस के बारे में अभी हमारी सोच कहती है। आइए, एटॉमिक न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास 1.67 10 to the -27 kg है। इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना बड़ा है, भारी है। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, उसका मास लगभग यही है, मास दोनों का लगभग बराबर है। ये 10 to the power -27 है, राइट? सेम मास है बेसिकली। अब एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर से हमारा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का है। कहीं पर अगर आपने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको साथ में न्यूट्रल एटम लिखना जरूरी है। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लिखना चाहते हैं, आपको न्यूट्रल कहना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं आयनाइजेशन होने के बाद। इसलिए एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहा जाता है। फिर एटॉमिक मास नंबर आता है, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है, इसमें कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जुड़ करके हैं। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, उनको बना दिया। अब देखिए, Z एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास A है, तो A माइनस Z क्या बताएगा? बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कभी भी किसी भी एटम के लिए अब A की वैल्यू Z प्लस N है। N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर में जोड़कर। फिर आता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हम कहा करते हैं, एक्चुअली हम सब एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं, लेकिन ये मास हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, वोगैड्रो नंबर के जितने एटम्स का मास मानते हैं। तो एक AMU, जैसे हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, हीलियम का आपके पास उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, 4 AMU है। कार्बन का 12 AMU है। तो ये सब AMU में है नाम, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? ये कार्बन का स्टैंडर्ड लेके चले हुए हैं, 1/12 12C6। यहां देखिएगा 12C6 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 12 टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, माने 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इसका जो भी मास है उसका 1/12 ले लिया एक एटम का। हालांकि एक एटम का मास मिल नहीं सकता आसानी से, बिकॉज एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं हमेशा बंचेस में होता है, पर फिर भी ये हमने साइंटिफिकली नोटेशन ली हुई है। अब आइए, न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा? तो न्यूक्लियस के साइज के बारे में कोई एक शार्प वेल डिफाइंड बाउंड्री हमें अभी तक नहीं पता। कारण यह है कि कहां तक न्यूक्लियस है आप क्या पता करेंगे? अल्फा पार्टिकल आप भेजते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर देता है या लगभग उसके साइड से बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन अकेले, माने हाइड्रोजन का और न्यूट्रॉन, ये 1.3 फर्मी मीटर के बराबर है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग था। ध्यान होगा आपको, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट मींस 0.53 इंटू 10 to the power -10। ये 1.3 इंटू 10 to the -15 वो हाइड्रोजन के एटम का था, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है वो रेडियस था। और ये किसका है? उसके न्यूक्लियस का। अब वॉल्यूम किसी भी का न्यूक्लियस का 4/3 पाई r0³ है। यदि मैं सिंगल प्रोटॉन ले रहा हूं, मैंने प्रोटॉन का रेडियस r0 लिया, देखिए यहां लिखा हुआ है प्रोटॉन का रेडियस r0, ये यहां दिया हुआ है। अब मान लीजिए कोई मेरे पास A एटॉमिक मास वाला मटेरियल है, उसका 4/3 पाई r³ है, विच इज A इंटू V। मतलब हमने ये लिया हुआ है कि हर बहुत से प्रोटॉन जुड़ करके, या बहुत से प्रोटॉन नहीं कहना चाहिए, न्यूक्लियॉन जुड़ करके, तो A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जुड़ करके ये बना रहे हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या माना? हमने माना एक स्फेरिकल बॉडी है और बहुत से स्फीयर्स, माने जितने न्यूट्रॉन है जितने प्रोटॉन है वो जुड़ करके न्यूक्लियस में जुड़ गए। जैसे आप उदाहरण लीजिए कार्बन का, तो कार्बन में आपको पता है 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो हमने कहा कि 12 के 12 ऐसे छोटे स्फीयर मिल करके
एक कार्बन का न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसलिए वॉल्यूम जो लिया गया A इंटू वी, ए माने न्यूक्लियॉन की संख्या होगी और V किसका होगा, वॉल्यूम होगा इस क्वांटिटी का, माने एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का या एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का, तीनों एक ही बात है। अब रेडियस इससे अगर निकालना चाहे किसी भी मटेरियल का, तो हम दोनों साइड का क्यूब रूट ले लिया। आपको पता है R इज इक्वल टू 8⁻⁴ R नॉट। ये आपने जब आप सरफेस टेंशन पढ़ा होगा तब भी यूज किया होगा, तब भी यूज होता है, क्योंकि जब बहुत से स्फीयर जुड़ते हैं तो नया रेडियस क्या आता है, वॉल्यूम इक्वेट करके आता है, रेडियस इस फॉर्म में आता है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, देसी भाषा में आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास न्यूक्लियस का कितना, A इंटू एम। ए इज एटॉमिक मास, माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के, और आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है, हमने दोनों को जोड़ दिया, इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद आता है वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होगा, ए एम अपॉन दिस क्वांटिटी। अब आर क्यूब, मैंने आर क्यूब की वैल्यू देखिए कहां से निकाली, ये आर क्यूब कहां से देखिए आया, यहां से। आर क्यूब क्या बन जाएगा, ए इंटू आर नॉट का क्यूब। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुट करी, आप देख सकते ए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो चाहे एक हाइड्रोजन एटम की हो या हीलियम की हो या कार्बन की हो या किसी भी एटम की हो, न्यूक्लियस की डेंसिटी एटॉमिक उसके ऊपर नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रही, ना नंबर पर डिपेंड करती है। तो इसकी वैल्यू अगर हमने निकाली, इसमें एम हमने मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया, आर नॉट अभी आप निकाल चुके हैं, उसकी पूरी वैल्यू आपने पुट करी तो 2.29 10⁻27 kg पर मीटर क्यूब एक न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। और ये न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा आप देख सकते हैं कांस्टेंट रहती है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है, प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, वो भी निकल जाता है। तो इसको आप समझिएगा, ये उसका उत्तर है। आइए अब हमारे पास इस एटम के ऊपर हमने क्या निकला, पहली बात, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, इट्स नियरली द सेम डेंसिटी थ्रू आउट फॉर एवरी न्यूक्लियस। दूसरी प्रॉपर्टी यह है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। आप देखो 10⁻27 kg है। आपको पता है पानी की 10⁻3 होती है। आपने भारी से भारी जो चीजें देखी है हमने 10⁻3, 4, 5, लेकिन एटम की मतलब न्यूक्लियस की 10⁻27 है। और ये इतने स्ट्रांग है कि ये स्टार्स को जोड़ने का काम करती है, न्यूक्लियर मैटर को, इनमें ये डेंसिटी काम आती है। आमतौर पर धरती पे डेंसिटी नजर नहीं आती इतनी। फिर क्या है, अब ये एक ऑब्जर्वेशन है कि डेंसिटी हमेशा सेम नहीं है, बीच में सबसे ज्यादा और थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर कम होती जाती है। ये ऑब्जर्वेशन के पीछे कारण रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन का यूज करना है। अब इसको यूज क्या करना है, डेंसिटी कहता है कि जिस समय बाहर के सरफेस पर आप आते हैं तो डेंसिटी लगभग हाफ हो जाती है, योर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट हाफ देन एट द मैक्सिमम। तो ये डेंसिटी की वेरिएशंस हैं और हम इनको ले रहे हैं। ये मेन मुद्दे हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब उसके बाद आता है मास डिफेक्ट। पाया ये गया कि कभी भी मटेरियल का मास, जैसे कार्बन को ले लीजिए, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अगर आप 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन का मास जोड़ते हैं या कार्बन के न्यूक्लियस का मास लेते हैं, दोनों सेम आने चाहिए, परंतु आते नहीं है। हमेशा एक कार्बन एटम का कुल का न्यूक्लियस का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कम होता है, ऐसा देखा गया। अब उसके पीछे कारण दिया गया, थोड़ा आप इसको भी समझें। एटम के अंदर हमारे पास जितना भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन्स के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स है। तो जब एटम बड़ा होगा, हीलियम का तो ले लीजिए 2 है प्रोटॉन और बहुत पास पड़े, तो उनकी रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर का स्टेबल हो सकता है, बिकॉज आपको पता है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जब हमने पढ़ी थी तो कहा था माइनस एनर्जी इज स्टेबल, लेकिन यहां पर 2 प्रोटॉन है, वो स्टेबल कैसे हो सकती हैं। तो इसके बेसिक यहां पर आता है, जब आप समझिए। तो हमने क्या किया, पहले मास को निकाला कि मास है कितना कम। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है Z, मैंने उसको ले लिया प्रोटॉन मास एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन हो गया A-Z, मैंने कोई भी एटम ले लिया, A इज एटॉमिक नंबर, उसमें से Z माइनस किया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, मैंने दोनों का मास ले लिया।
और दोनों को जोड़ दिया, लेकिन न्यूक्लियस का मास जो मेरा m मैंने लिया, हमेशा इसमें से माइनस करके डेल्टा m आता है, इसी का नाम मास डिफेक्ट होता है। पैकिंग फैक्टर भी इसको बोलते हैं, पर न्यूक्लियन अगर ले लिया जाए तो पैकिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये मास डिफेक्ट होता क्या इस मास का? अब हमारे पास आइंस्टाइन का इक्वेशन लगती है E इज इक्वल टू mc²। वो कहते हैं ये वाला मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मास एनर्जी इक्विवेलेंस जिसको कहा जाता है। अब इसमें क्या है, अब एक एएमयू की एनर्जी देखिए, मान लीजिए एक प्रोटॉन के बराबर मास खत्म हो गया तो कितनी एनर्जी निकलेगी? आपको पता है फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दे रखा है mc²। मास आपको मालूम है 1 एएमयू, सी मालूम है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो ये एनर्जी मेरे पास जूल्स में आ गई। परंतु आपको पता है एटॉमिक लेवल के ऊपर हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहा करते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अपन ने इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया, और जब आपने इससे डिवाइड कर दिया तो वैल्यू मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गई। अभी भी ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया जाता है, MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लीजिए या मेगा, दोनों की दोनों चीजें 10⁻6 वैल्यू पर आती है। तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कई बार क्वेश्चन सीधा आएगा कि एक एएमयू के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, और कई बार न्यूमेरिकल में आपको निकालना पड़ता है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी। यही बाइंडिंग एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बाइंड करती है, क्योंकि न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रोटॉन होंगे, सिर्फ प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की रिपल्सिव फोर्स कैसे उसको बैलेंस करेगी? तो प्रोटॉन प्रोटॉन को धक्का मारेगा, तो कोई एनर्जी चाहिए उसको रोकने के लिए, वही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कही जाती है। और बेसिकली इसको पर न्यूक्लियन निकाला जाता है, इसको अगले वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जब वो बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि एटम अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो फिर वो एटम ब्रेक करता है, उसी का नाम रेडियो एक्टिविटी में आता है। फिलहाल इस समय आपने इस वीडियो में जो किया उसमें दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक, डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा, R नॉट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 8⁻⁻³ R0। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए उसकी रेशो भी पूछी जाती है, ये नीट में भी, जेई में भी और बोर्ड में भी पूछी जाती है। और फिर आता है कि एक एएमयू के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है। तो यहां तक आपने देख लिया। दिस वाज अवर 4th वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो पर। ऑलराइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।